हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे सर्कुलर 244 एंड 245 व्हिच इज रिलीज्ड ऑन 28th जैन 2025। ओके, हम लोगों ने मैं ये कोशिश करता हूँ ना कि ये जो सर्कुलर है, अगर आप सर्कुलर अच्छे से समझ जाएंगे ना, सर्कुलर में क्या है ना, गवर्नमेंट सीबीआईसी क्लैरिफिकेशंस लेके आते हैं। तो गवर्नमेंट का क्या मोटिव है या गवर्नमेंट क्या करना चाहता है, ये आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। मैं बहुत कोशिश करूंगा कि ये सर्कुलर तो आपको बहुत अच्छे से बैकग्राउंड के साथ एक एक टर्म अच्छे से समझाऊं और उसी हिसाब से मैं प्रिपेयर किया हूं। ओके, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट जो आपका सर्कुलर है, ये आपका है इंश्योरेंस कंपनी को लेके। ठीक है, देखिए क्या होता है ना, एक सोचिए कि बहुत बड़ा बिल्डिंग है। ओके, जिसका प्राइस है 1,000 करोड़। ठीक है, अब बिल्डिंग जो है, या फिर आप इसको कोई प्रॉपर्टी समझ लीजिए जिसका क्या ना इंश्योरेंस किया हुआ है। ठीक है, अब कोई इंश्योरेंस जो कंपनी होती है ना, ए या अल्फा, जो भी कोई एक कंपनी समझ लीजिए, ये क्या करती है ना, आप लोग सुने होंगे, ये रिस्क को, इस इंश्योरेंस कंपनी जब इसका प्रीमियम ले रही है एक बिल्डिंग का, रिस्क है, रिस्क ये कि कल को सोचो बिल्डिंग का कुछ भी हो गया तो इसे 1,000 करोड़ रुपया पे करना होगा, या फिर जो भी प्रीमियम अमाउंट हो के हिसाब से है, मीन्स जितना का इंश्योर्ड किया हुआ है उस हिसाब से पे करना होगा। अल्फा कंपनी अपना रिस्क को क्या करती है ना, डाइवर्सिफिकेशन करती है। वो क्या करती है ना, एक बीटा कंपनी के पास जाती है और बीटा कंपनी को बोलती है कि ये जो बिल्डिंग का है, इसका समथिंग कुछ रिस्क आप शेयर कर लो। सपोज कि 60% ये शेयर कर रही है, 40% ये शेयर कर रहे हैं, लेकिन जो बिल्डिंग का प्रोमोटर या ओनर है, इसको ओनली पता है कि मुझे अल्फा कंपनी से समझना है। और ये दोनों जो चीज है ना, अल्फा एंड बीटा के बीच में, ये इंटरनल है इन दोनों के बीच में। आप समझे मेरा बात को? ओके, अब सोचिए क्या हुआ, बिल्डिंग का जो, इसको इसको हम लोग बोलते हैं को इंश्योरेंस। ओके, ये जो चीज बताया मैं, ये जो कहानी बताया, इसको हम लोग बोलते हैं को इंश्योरेंस। देखिए बहुत अच्छे से समझिए, ये समझ लेंगे ना, सर्कुलर समझने में बहुत मजा आएगा। तब फिर अगर आप खाली पढ़ लोगे ना सर्कुलर, उसमें मजा नहीं आएगा, इसलिए मैं पढ़ाता नहीं होगा ये सर्कुलर। कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट उतने नहीं होते हैं, जो थोड़ा सा लगता है कि हाँ इसमें समझा सकते हैं, वही मैं समझाता हूँ। ठीक है, अब और एक चीज क्या होता है ना, ये हो गया, सोचो कि सेम बिल्डिंग या कोई प्रॉपर्टी है 1,000 करोड़ का। ठीक है, अब कोई अल्फा कंपनी, ये अल्फा कौन है, इंश्योरेंस कंपनी, और बीटा ये हो गई, ये भी एक इंश्योरेंस कंपनी है। अब ये जो बिल्डिंग है, इसने इसके साथ इंश्योरेंस किया। अब ये ओनली रिस्क नहीं, मतलब रिस्क शेयर नहीं करके, ये क्या करती है, बीटा कंपनी से भी री इंश्योर करवा लेती है। समझ गए आप? कंपनी ए, कंपनी ए ये हो गई लीड इंश्योरेंस इंश्योरर। ठीक है, वो क्या चाहती है, अपना रिस्क को रिड्यूस करना, इसलिए वो क्या करती है ना, रिस्क को पास कर देती है अनदर कंपनी, कंपनी सी या कंपनी या बीटा बोल लीजिए। ठीक है, तो कंपनी सी या ये जो बीटा है, ये हो गया आपका री इंश्योरर, ये हो गया री इंश्योरर, और ये हो गया आपका लीड इंश्योरर। आप देखेंगे सर्कुलर में ये दो टर्म यूज किए गए हैं। आप अगर ये चीज नहीं समझेंगे ना, नहीं समझ आएगा। मैं आपको दिखा देता हूं, एक सेकेंड। ये देखिए, एक टर्म है, सॉरी, एक टर्म है को इंश्योरेंस, लीड इंश्योरर। ठीक है, अच्छा, री इंश्योरेंस कमीशन। तो ये अगर आप नहीं समझोगे ना, तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि आप क्या पढ़ रहे हो। ठीक है, तो इट्स इंपॉर्टेंट कि ये टर्म्स को आप अच्छे से समझो। पहला क्या है आपका, मैं समझाया यहाँ पे क्या, को इंश्योरेंस। यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों कंपनी कुछ कुछ रिस्क अपना शेयर कर रही है, अल्फा ने क्या क्या बीटा को, और ये इनका इंटरनल मैटर में होता है। ठीक है, सेकंड क्या मैंने बताया, ये हो गई अल्फा कंपनी, हो गई लीड इंश्योरर। बीटा कंपनी के पास इसने इंश्योरेंस करवाया, री इंश्योरेंस करवाया, ये अपना रिस्क को इसको बेच दी। ठीक है, एंड बीटा कंपनी क्या करती है, अल्फा से कुछ प्रीमियम चार्ज करेगी, वो हो गया आपका री इंश्योरेंस प्रीमियम। और बीटा कंपनी देखती है कि भाई ये बिजनेस, मैं तो, मुझे तो कुछ नहीं मिलने वाला था, या फिर अल्फा के पास तो और भी ऑप्शंस थे लेकिन तुमने मुझे लिया, तो बीटा क्या करती है ना, अल्फा को कुछ कमीशन देती है। ठीक है, वो ये कमीशन भी दिया जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं री इंश्योरेंस कमीशन। टर्म्स अच्छे से समझिए, ये हो गया री इंश्योरेंस कमीशन, री इंश्योरेंस प्रीमियम,
ये हो गया लीड इंश्योरर, ये हो गया री इंश्योरर, ठीक है। तो और यहाँ पे क्या हो गया, री इंश्योरेंस। ओके, समझे आप, ये टर्म्स आपने पहले समझ लिया। नाउ कम टू इशू क्या था। जीएसटी में प्रॉब्लम क्या था ना, जो को इंश्योरेंस प्रीमियम है, मतलब ये जो कंपनी अल्फा बीटा को जो को इंश्योरेंस करवा ली है, जो अब ये को इंश्योरेंस जो हुआ है, क्या इस पे भी जीएसटी लगेगा ऑन द शेयर्ड पोर्शन? ये जो 40% इसके साथ शेयर किया है, सोचे कि इससे प्रीमियम लिया 10,000 का 100% रिस्क के लिए, ठीक है। 40% इसके साथ शेयर किया बीटा के साथ, तो 4,000 रुपया प्रीमियम शेयर किया गया विथ बीटा कंपनी। तो ये जो 4,000 रुपया है, क्या इस पे जीएसटी लगेगा? क्वेश्चन ये था। अब सेकंड क्वेश्चन क्या था, री इंश्योरेंस कमीशन के लिए, क्या ये री इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरर जो कंपनी है जो इसमें बीटा है, पेस कमीशन पे कर रही है किसको? अल्फा को। ये क्या इस पे भी जीएसटी लगेगा? समझे मेरा बात को? आप अगर ये चीज अच्छे से समझ गए तो फिर आपको फटाक से समझ आ जाएगा। क्या इस पे, ये ट्रांजेक्शन पे और ये जो 4,000 रुपया है, इस पे जीएसटी लगेगा? अब देखिए इसमें सीबीआईसी ने क्या क्लैरिफिकेशन दिया है। सीबीआईसी बता रहा है कि ये जो को इंश्योरेंस है, ठीक है, ये सेपरेट सप्लाई ऑफ गुड्स ट्रीट नहीं किया जाएगा, ठीक है। और इसी वजह से इसको क्या किया गया है ना, क्या किया गया है ना, शेड्यूल 3, ये जो 4,000 रुपया के है, इसको शेड्यूल कर दिया गया है। इसलिए देखिए लिखा है री सॉरी ये नहीं, को इंश्योरेंस के केस में, हाँ, दैट शेयरिंग इज नॉट कंसिडर्ड एज सेपरेट ट्रांजेक्शन फॉर जीएसटी, इट इज जस्ट ए इंटरनल अरेंजमेंट बिटवीन द इंश्योरर्स। ओके, इस केस में दोनों टर्म क्या यूज किया गया, ये भी इंश्योरर है, ये भी इंश्योरर है, इन दोनों के बीच में जो ट्रांजेक्शन हुआ है 4,000 का, ये इंटरनल अरेंजमेंट है, इसमें जीएसटी नहीं लगेगा। और इसे शेड्यूल 3 में, जो हम वहां पे हम लोग बोलते हैं नाइदर गुड्स नॉर सप्लाई, इसी नॉर सर्विस, वहां पे हम लोग आते हैं, तो शेड्यूल 3 में इसको इंक्लूड कर दिया गया। अब री इंश्योरेंस के लिए क्या बोला गया, जैसे कि मैं बताया कंपनी ए जो अल्फा है, ठीक है, अल्फा, ये हो गया बीटा, 10,000 रुपया पे किया री इंश्योरेंस प्रीमियम, जिसमें क्या ना इंक्लूड है 1,000 रुपया कमीशन, 1,000 रुपया कमीशन इंक्लूड है, ठीक है, री इंश्योरेंस प्रीमियम में। अब ये कंपनी जो अल्फा है ना, ये मतलब कंपनी जो बीटा है, सॉरी, पेज इन जीएसटी और इंटायर 10,000 रुपीज। मतलब जैसे ये जो इंश्योरर था, इसने 10,000 रुपये पे पूरा टैक्स दे दिया, इसलिए बीटा को टैक्स नहीं लगा, 4,000 रुपया पे जीएसटी नहीं लगा। उसी तरह इसके साथ जो शेयर किया गया है ना पैसा, तो ये बीटा हो गया इंश्योरर। अब ये बीटा जो 10,000 रुपया मिल रहा है, विच इज इंक्लूड 1,000 रुपया कमीशन, इस पे वो पूरा पे ही, इंक्लूडिंग ये कमीशन पे ही, ये बीटा जो या कंपनी सी बोल लीजिए, ये पूरा टैक्स देगा, ठीक है। तो अब क्या होगा ना, जो अलग से जो 1,000 रुपया है, उस पे अब अलग से फिर चार्ज नहीं किया जाएगा जीएसटी। मेरा बात को समझे? देखिए ये रहा समरी फॉर री इंश्योरेंस एंड प्रीमियम एंड री इंश्योरेंस कमीशन का। देखिए जीएसटी ऑन री इंश्योरेंस प्रीमियम, सर्कुलर क्लैरिफाइड दैट जीएसटी इज पेएबल ऑन ग्रॉस री इंश्योरेबल प्रीमियम। ग्रॉस क्या अमाउंट है? 10,000, इसमें इंक्लूड है 1,000, ये नेट नहीं है, 10,000 नेट नहीं है, इसमें 1,000 क्या कमीशन इंक्लूड है, ठीक है। तो इंक्लूडिंग एंड माइट बी एडजस्टेड लेटर इज सब्जेक्ट टू जीएसटी, ये 10,000 पूरा जीएसटी लगेगा। और जो कमीशन है, कमीशन और नॉट ट्रीटेड एज सेपरेट सप्लाई ऑफ सर्विस, इसको सेपरेट सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं मानेंगे, समझ गए? सेपरेट सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं मानेंगे और इस पे जीएसटी नहीं लगेगा अलग से, सब्जेक्ट टू आप इसमें इंक्लूड करके 10,000 पे ही, इस पे जो 1,000 रुपये इंक्लूड है, इस पे ही आप जीएसटी दे दिया है। तो समझ गए मेरा बात को? इज नॉट ट्रीटेड एज सेपरेटली अंडर जीएसटी। ओके, तो ये था इम्पोर्टेंट, आपको पहले समझना पड़ेगा। मैंने जो समझाया कि भाई को इंश्योरेंस क्या होता है,
ये पहले समझिए। फिर आपको समझना पड़ेगा भाई री इंश्योरेंस क्या होता है। अब फिर समझना पड़ेगा कि री इंश्योरेंस कमीशन क्या होता है। ये टर्म जब तक आप नहीं समझेंगे ना तब तक आपको समझ नहीं आएगा। और ये जो क्लैरिफिकेशन आया है ये रेट्रोस्पेक्टिव है। सो अगर एंड एज इज वेयर बेसिस, मतलब अगर किसी ने सोचिए टैक्स पे कर दिया है डिमांड पे तो चला गया, अगर किसी ने नहीं पे किया तो उसे पे नहीं करना पड़ेगा। सेकेंड सर्कुलर है सर्कुलर नंबर 245। मैं आपको बता दूं इसमें लगभग जो आप देखेंगे इसका हेडिंग क्या है, एप्लीकेबिलिटी ऑफ जीएसटी ऑन सर्टेन सर्विसेज। मेरे ख्याल से लगभग 10 पॉइंट्स है जो वन बाय वन डिस्कस होगा। पहला क्या है, पेनल चार्जेस। ठीक है, मैं इशू क्या है, कोई बिजनेसेस होते हैं जो पेनल्टीज फॉर लेट पेमेंट और ब्रेकिंग कॉन्ट्रैक्ट की वजह से पेनल्टीज फेस करते हैं। और द क्वेश्चन इज वेदर दिस पेनल्टी शुड बी टैक्स अंडर जीएसटी, ये क्वेश्चन है। इसमें बताया गया है कि सीबीआईसी क्लैरिफाइड दैट पेनल्टीज आर नॉट पेमेंट्स फॉर एनी सर्विस। कोई सर्विस के लिए पेनल्टी आप पे नहीं कर रहे हैं, ये आपके ऊपर एक क्या है, मतलब डिस्करेज फॉर ब्रेकिंग द रूल। अगर जो ब्रेक रूल करे उसके लिए पेनलाइज किया जा रहा है, जिसपे इस पे जीएसटी नहीं लगेगा। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। सेकंड क्या है, पेमेंट एग्रीगेटर। अब देखिए पेमेंट एग्रीगेटर मतलब ना बहुत सारे लोग समझेंगे जो राजो मतलब राजोर पे है या फिर फोन पे है, गूगल पे, ऑल आर इक्वल। बट नहीं, देखिए मैंने एग्जांपल दिया इसीलिए। राजोर पे पेमेंट गेटवे इज डिफरेंट फ्रॉम पेमेंट एग्रीगेटर्स। आपको ये अच्छे से समझना पड़ेगा। पेमेंट एग्रीगेटर्स के लिए यहाँ पे बात किया जा रहा है इस सर्कुलर में। पेमेंट एग्रीगेटर क्या करता है, वो एक मतलब पूल है। सोचिए हम जब या फिर मैं मतलब आपको बताऊं, आप सोचिए कोई कोर्स खरीद रहे हो, ठीक है, वहां पे आपको क्या ना पेमेंट गेटवे से आप पेमेंट कर रहे हो, या फिर पेमेंट एग्रीगेटर कौन हो गया, फोन पे, गूगल पे। ये प्लेटफॉर्म क्या है ना, ये पूरा सफिशियंट है जो अपने ही पूरा सारा तामझाम करता है। ठीक है, और रेजोर पे क्या करते हैं, ये पेमेंट गेटवे है, इसके थ्रू आप पेमेंट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं एक डिफरेंस भी निकाल के रखा हूं, देखिए पेमेंट गेटवे एंड पेमेंट एग्रीगेटर। पेमेंट एग्रीगेटर कौन हो गए, जीपे, फोन पे। ये कौन हो गए, राजोर पेस। ओके, इसका देखिए फोकस क्या है, सिक्योर डाटा ट्रांसमिशन और एंड टू एंड पेमेंट। इसमें देखिए कंपनी प्रोवाइडिंग ए कंप्लीट पेमेंट सॉल्यूशन, और यहाँ पे हम लोग इसी का ही बात कर रहे हैं, फोन पे, गूगल पे, पेमेंट एग्रीगेटर का। और टेक्नोलॉजी फॉर सिक्योर पेमेंट प्रोसेसिंग, ये प्रोसेसिंग में काम आता है, और ये कंप्लीट पेमेंट सॉल्यूशन है। फोन पे टू फोन पे चल जाता है। रेजोर पे क्या होता है ना, आपको एक मीडियम है, कोई आप कोर्स खरीदते हैं उसके पे किए, या फिर आप कहीं कहीं एग्जाम का फॉर्म भरते हैं उस टाइम पे ऑप्शंस आते हैं। ओके, यूजुअली फोकसेस ऑन कार्ड पेमेंट, ऑफर्स मल्टीपल पेमेंट मेथड्स। तो इसका एग्जांपल हो गया ये, एंड इसका एग्जांपल हो गया पेटीएम, गूगल पे जो। तो आप समझ गए होंगे, पेमेंट एग्रीगेटर हो गए फोन पे, गूगल पे, एंड पेमेंट गेटवे। ये डिफरेंस समझना एग्जाम, मैं सोचे पेमेंट एग्रीगेटर बोल के निकाल देता, आपको समझ ही नहीं आएगा किसके बारे में बात हो रहा है। अब आपको समझ आएगा, क्लियर समझ आना चाहिए। ठीक है, तो ये पेमेंट एग्रीगेटर क्या ना, एक पूल है जिसकी वजह से ट्रांसफर द फंड विद इन ए टाइम पीरियड एज स्पेसिफाइड बाय आरबीआई रेगुलेशन। इसको कौन रेगुलेट करता है, आरबीआई रेगुलेट कर रहा है। ठीक है, पेमेंट एग्रीगेटर्स आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी अगर ट्रांजेक्शन अप टू 2000, however this exemption only applies to the money handling part of their services. If they provide other services like a payment gateway, those services are not exempt. ओके, समझ गए। जो पेमेंट एग्रीगेटर का सर्विस है, ट्रांजेक्शन अप टू 2000, वो जीएसटी नहीं लगेगा, और अगर आपका पेमेंट गेटवे है उस पर आपका जीएसटी लगेगा, वो एग्जेम्प्ट नहीं है। अच्छा, जीएसटी ऑन आरडी सर्विसेज बाय गवर्नमेंट, ये क्लैरिफिकेशन लाया गया है। एक कंफ्यूजन था जो कि था कि जीएसटी ऑन आरडी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट एंटिटीज, मतलब सोचिए कि कोई ग्रांट मिला है, शायद ये ग्रांट वाला ही है, प्रोवाइडेड बाय एंटिटीज, हाँ, अगेंस्ट ग्रांट्स आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। ठीक है,
कोई भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है डज रिसर्च फॉर ए कंपनी एंड रिसीव्स ए ग्रांट दैट एग्जेम्प्ट एंड नॉट टैक्स्ड अंडर जीएसटी। स्किलिंग सर्विसेज मतलब कोई सोचे कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट जो कॉरपोरेशन है अप्रूव्ड है, उसके कोई इंस्टीट्यूशन है जो अप्रूव्ड है या फिर ट्रेनिंग पार्टनर्स अप्रूव्ड बाई एनएसडीसी है, और वो अगर मतलब जॉब ट्रेनिंग या दे रहा है या फिर कोई भी ट्रेनिंग दे रहा है स्किल डेवलप के लिए, तो दैट आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। और ये एग्जाम्पशन इफेक्टिव है 16/1/2025 से। ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा ना, सोचिए कि 10/10/2025 से 15/1/2025, 10/10/2025 को क्या था ना, कुछ जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुआ था, 53rd की 54th काउंसिल मीटिंग में ये सब डिस्कस किया गया था। ओके, तो इसी वजह से अगर इस बीच में अगर आपने पे कर दिया जीएसटी तो फाइन, अगर नहीं किया इट्स ऑल्सो फाइन। अच्छा, फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विसेज टू एमसीडी मतलब फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, तो वो एग्जेम्प्ट नहीं है जीएसटी से। फैसिलिटीज मैनेजमेंट मतलब हो गया कि क्लीननेस एंड मेंटेनेंस एमसीडी बिल्डिंग ऑफिस को प्रोवाइड किया जाता है, वो जीएसटी में ही आएगा। अच्छा, डीडीए, डीडीए मतलब दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये लोकल अथॉरिटी नहीं है। क्या, क्यों लोकल अथॉरिटी? मेरा सबसे पहला क्वेश्चन, मुझे क्यों पता नहीं था कि डीडीए लोकल अथॉरिटी में नहीं आ रहा है, और सबसे पहले मैं ही देखा। देखिए, ये आप 2 सबसेक्शन 69 लोकल अथॉरिटी का अगर डेफिनेशन देखेंगे ना, वहां पे बताया गया कि म्यूनिसिपल कमिटीज, जिला परिषद, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स एंड सिमिलर सेल्फ गवर्निंग बॉडीज and any other authority legally entitled or by the central or state government with the control management or municipal or local fund। ठीक है, अधिक मतलब डीडीए को ना आप देखेंगे अधिकारी नहीं है फंड मैनेज करने का, या फिर मैं बताऊं कि उनको वो सेल्फ गवर्निंग बॉडी नहीं है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की एक एजेंसी की तरह है जो कि पूरा देखरेख करती है एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट। अच्छा, सेकंड क्या है, वो मतलब म्यूनिसिपल एंड लोकल फंड जो है ना, उसको भी मतलब अपने हिसाब से मैनेज नहीं कर सकती। इनका एक पूरा प्रोसेस होता है, एक प्रोजेक्ट रिलेटेड, इट डज नॉट हैव ए सेम काइंड ऑफ कंट्रोल, उसका कंट्रोल नहीं रहता है। ओके, कि कंट्रोल किस पे नहीं रहता है, म्यूनिसिपल या लोकल फंड पे नहीं रहता है। और कोई लोकल मतलब गवर्नेंस, नॉट लोकल गवर्नेंस नहीं है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट से ही पूरा इसको देख रख किया जाता है, इसीलिए इसको लोकल अथॉरिटी में नहीं गिना जाता है। एंड इसी वजह से डीडीए जो है लोकल अथॉरिटी नहीं है, एंड कोई भी जो सर्विसेज provided by the DDA are not subject to RCM that apply on local authorities। okay, अच्छा, सर्विसेज बाय इलेक्ट्रिसिटी यूटिलिटीज, सोचे कि कुछ सर्विसेज है जो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी प्रोवाइड सर्टेन सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे कि सर्विसेज रिलेटेड टू ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आर जनरली एग्जेम्प्ट, तो ये नॉर्मल चीज है। ओके, अच्छा, मैक्स म्यूलर भवन्स मतलब ये क्या है ना, ये जो भवन है या फिर इंस्टीट्यूट है, ठीक है, ये क्या करती है ना, आपको फॉरेन लैंग्वेजेस सिखाती है, जिससे आप कहीं बाहर जाके, बाहर की कंट्री में जाके आप जैसे नॉर्मली समझ पाए उन लोगों की बात, तो इसी रिलेटेड वो लैंग्वेज एंड कल्चरल ट्रेनिंग देती है। तो इसी वजह से ये क्या है ना, डिड नॉट कलेक्ट एंड पे जीएसटी, ऑपरेटेड अंडर द बोनाफाइड बिलीफ दैट एक्टिविटीज आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी, मतलब ये दूसरों की हेल्प कर रही है एक तरफ से, इसीलिए इसे जीएसटी से एग्जेम्प्ट किया गया है। ओके, अच्छा, अब है ये इम्पोर्टेंट, जैसे कि मैं आप लोगों ने देखा होगा एक नोटिफिकेशन आया था, नोटिफिकेशन 7/2025, ये नोटिफिकेशन आया था 16/1/2025 को, उसी के रेफरेंस से है। ओके, वहां पे मैंने बताया होगा कि कॉम्पोजिट जो सप्लाई, कॉम्पोजिट जो आपका रजिस्ट्रेशन लेके रखते हैं, अगर पहले क्या था ना, कोई अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन से रजिस्टर्ड पर्सन कॉमर्शियल प्लेस रेंट पे लेगा, तो जो रजिस्टर्ड पर्सन है उसे आरसीएम में टैक्स पे करना होता था। फिर नोटिफिकेशन आया और डिस्कस भी हुआ मीटिंग्स में कि रजिस्टर्ड पर्सन तो दो टाइप के रजिस्ट्रेशन लेते हैं, एक रहता है कॉम्पोजिट में और एक रहता है रेगुलर में। जो कॉम्पोजिट है उन लोगों के लिए रिलीफ दिया गया था,
कि उन लोगों को अब आरसीएम नहीं देना पड़ेगा। तो इसी चीज को लेके बताया गया है कि भाई clarified that GST on RCM basis on renting of commercial property by unregistered person to registered person under composition levy is regularized for the period 10/10/2024 से लेके 15/1/2025 तक एज इज होयर बेसिस पे। और ये जो नोटिफिकेशन है 7/2025 ये इफेक्टिव था 16/1/25 से। ठीक है, तो ये 10/10/2025 के ना यहाँ पे 53rd जीएसटी या 54th, मुझे एकदम पक्का ध्यान नहीं है, जीएसटी काउंसिल मीटिंग में डिस्कस हुआ था। और 15/1/2025 क्यों है, क्योंकि 16/1/2025 को नोटिफिकेशन आया था। तो इस बीच में, इस पीरियड के बीच में अगर किसी ने सोचिए टैक्स पे कर दिया डिमांड का आरसीएम में, तो उसको रिफंड नहीं मिलेगा। अगर किसी ने नहीं किया तो उसके लिए वो डिमांड और नहीं रहेगा, वो डिमांड अब क्वाश हो जाएगा। ओके, तो इस 55th देखिए 55th जीएसटी काउंसिल मीटिंग में हुआ था, नॉट 53, 54, 55th। ओके, तो 55th जीएसटी काउंसिल मीटिंग में बोल दिया गया था कि भाई 16/1/2025 से ये कॉम्पोजिशन लेवी में अगर कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन, कोई रजिस्टर्ड पर्सन अनरजिस्टर्ड पर्सन से अगर कॉमर्शियल प्रॉपर्टी रेंट पे लिया है तो उसे और आरसीएम देना नहीं पड़ेगा। ये था पूरा इंपॉर्टेंट डिस्कशन रिलेटेड टू सर्कुलर 244 एंड 245। बहुत ही डिटेल में हम लोग ने डिस्कशन किया है, बहुत सारे पॉइंट्स डिस्कशन किया है। आई होप आपको इसमें से बहुत कुछ सीखने मिला होगा, बहुत सारे नए टर्म्स जाने होंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।